नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज के समय में तमाम सारे युवा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े व्यवसायी और तमाम अलग-अलग क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, अधिवक्ता बनना चाहते हैं, कुछ लोग पत्रकार भी बनना चाहते हैं। लेकिन पढ़ लिख करके अगर कोई युवा खेती से जुड़ करके, अत्याधुनिक खेती से जुड़ करके आगे अपना भविष्य सँवारना चाहता हो, आर्थिक रूप से संबल देना चाहता हो और समाज को और खास करके नई पीढ़ी को एक दिशा देने का काम करता हो, तो वो बड़ी उपलब्धि है। इसमें तमाम सारी चुनौतियाँ होती हैं। पहली चुनौती आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, समाज के तमाम सारे सवाल होते हैं, अपनों के ज़्यादा सवाल होते हैं। लेकिन इस समय बस्ती जिले के गौर विकास खंड में हम हैं। यहाँ हमारे साथ देवांश पांडे जी हैं। देवांश पांडे जी ने यहाँ पर जो ड्रैगन फ्रूट है, जिसको हम कमलम कहते हैं, उसकी खेती करके तमाम सारे युवाओं को, तमाम सारे किसानों को प्रेरित करने का काम किया है। आज इनसे लंबी बातचीत होगी, किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, कितना सपोर्ट मिला, कितनी चुनौतियां आई और क्या कुछ स्थिति है, क्या इसमें भविष्य है। और अगर कोई युवा पढ़ लिख करके इस क्षेत्र में खेती में अपना भविष्य संवारना चाहता है, अपने घर पे रह करके कुछ बेहतर करना चाहता है, तो उसके लिए कितनी संभावनाएं हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। पहला सवाल ये कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सीधे तौर पे पढ़ के नौकरी करना चाहती है और नौकरी करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहती है। लेकिन अगर पढ़ के कोई खेती करने की दिशा में जाता है तो अपने आप में ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। और दूसरा इसी में एक सवाल है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जी, मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। मैं एमकॉम बीएड हूँ पढ़ाई के स्तर से, और मैं यहाँ अपने गांव में लगभग 2 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ पूरी तरीके से। और इसकी नींव हमारे पिताजी ने और हमने मिल करके रखी थी, इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट की, लगभग आज के 18 महीने पहले। और ये 18 महीने बाद की पहली फलत है जो पिताजी की मेहनत और हमारी मेहनत दोनों लोगों की कही जाएगी, जिसका ये रंग है। तो हमारे हिसाब से जो युवा पढ़ लिख कर नौकरी की दिशा में जाना चाहते हैं, उनके लिए यदि आपके घर में सही मात्रा में ज़मीनें हैं, तो आप अपने बड़ों को, अपने अग्रजों को प्रेरित करिए, उनसे सलाह लीजिए और उनको ये भी बताइए कि आजकल की किसानी खेती टेक्निकल रूप ले रही है, जिसमें आर्थिक फ़ायदा किसानों को ज़्यादा होता है। अब यदि आप देखेंगे, ड्रैगन फ्रूट लगभग सवा एकड़ में लगा हुआ है, और सवा एकड़ में 2440 पौधे 610 पिलर्स पे लगे हुए हैं। और ड्रैगन फ्रूट इंडिया, वियतनाम, चाइना, इन जैसे देशों से इंपोर्ट करता है, तब यहाँ मार्केट में सप्लाई होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी द्वारा काफ़ी किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करिए, जिससे भारत का भार भी कम होगा और यहाँ के लोगों को एक अच्छी गुणवत्ता का फल भी मिल सकेगा। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री लगातार इस बात को तमाम मंचों से कहते हैं कि भारत में चूंकि ये चीजें, जो ये ड्रैगन फ्रूट है, ये आयात किया जाता है, ये बाहर से मंगाया जाता है। भारत में खास करके तमाम सारे रोग ऐसे हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, जिसमें इलाज के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जब इसकी आपने ये क्यों चुना, या पिताजी की तरफ से इसको मानसिक रूप से आप लोग दोनों लोग कैसे तैयार हुए कि नहीं, हम परंपरागत खेती को छोड़ करके इस तरीके से खेती में आगे जाएंगे। सर, ये एक तरीके से कॉमर्शियल खेती का एग्जाम्पल है, और मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा हमेशा से मन था बिजनेस करने के लिए। तो पिताजी ने कुछ ऐसी अपना सोचा और विचारा कि आप जमीन से भी जुड़े रहिए और व्यापार भी करते रहिए, जिससे एक अलग संदेश भी जाएगा हमारे किसानों की तरफ, ताकि वो जागरूक हो सकेंगे और लोगों को और जागरूक करने का काम भी हम कर सकेंगे। तो ये पिताजी की मेरे सोच है, जिनकी वजह से मैं इस खेती में जुड़ा हुआ हूँ। और इस खेती में लगभग मान के चलिए कि 1 एकड़ में 4 से 5 टन की प्रोडक्शन है, और इसका मार्केट में रेट आप जब भी जाएंगे 220-250 रुपये केजी है। उसी हिसाब से लगभग एक फ्रूटिंग सीजन में लगभग 8 से 8.5 लाख रुपए तक की कमाई आप किसान बंधु कर सकते हैं। अब ये बताइए कि इसकी शुरुआत जब आप खेत तैयार करने से लेकर के पिलर लगाना हुआ, और जो कुछ इसमें सुरक्षा को लेकर के उपाय हैं, कैसे इसका रख रखाव करते हैं, खास करके कीड़ों मकोड़ों से, तमाम सारे जो विपरीत मौसम है, वो थोड़ा शुरू से हमको आप थोड़ा सा कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ा सा दिखाते हुए कि वो शुरुआत कैसे करते हैं खेत तैयार होने से लेके, जो आपने जब इसकी तैयारी की तो कैसे कैसे स्टेप वाइज हमको। सर, सबसे पहले तो हमने मिट्टी, खेत खाली होने के बाद इस खेत की जुताई की गई, मिट्टी एकदम भुरभुरी करके इसका बेड बनाया गया। बेड यानी कि मिट्टी चढ़ा करके थोड़ा ऊंचा किया गया इसको। फिर इसमें पिलर की गड़ाई हुई। ये पिलर की हाइट आपको असल में ये 7 फीट है, जो जमीन में लगभग 1.5 से 2 फीट है, और ऊपर 5 फीट है। उसके बाद इसको मजबूती देने के बाद हमने इस पे पौधे की रोपाई शुरू की। बेड के ऊपर पौधे की रोपाई की गई, जिसके बाद ये पौधा धीरे धीरे विकसित होते हुए पिलर पे चढ़ा, और ये छत्रक बना हुआ है। और इसमें ज़्यादातर ध्यान देने की चीज़ ये होती है सर कि जैसे जब पौधा ग्रोइंग स्टेज में होता है, छोटा होता है, उस समय आपके पास पौधे के आसपास जैसे अभी घास है, ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है।
लेकिन ये घास विकास में कहीं ना कहीं बाधा बनती है। लेकिन जब पौधा छोटा होता है तो इस घास से कई कीड़े मकोड़े ऐसे आकर्षित होते हैं उसमें, जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जब पौधा आपका ग्रोइंग स्टेज में हो तो उस समय आप ये कोशिश करिए कि खेत में घास ना लगने पाए। खेत में घास लगेगा तो उसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े आएंगे और वो पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे। और जमीन के अंदर जैसे दीमक हो गया, चींटियां हो गई, ये सब के लिए पौधे की रोपाई करते समय आपको उसमें नीम की खली का इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा जो है मुर्गी की खाद डाल देंगे तो उसके ग्रोथ में थोड़ा सा सहायक होगा वो। एक चीज़ ये बताइए, जैसे इसमें जब आप शुरुआत करते हैं, तो जब इसके पहली बात तो जैसे कोई नया अगर कोई किसान है, कोई युवा अगर इसमें काम करना चाहता है, तो पौधों की खरीदारी कहाँ से होगी? पौधों की क्वालिटी की बात होती है, क्योंकि इस समय मार्केट में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लेके बैठे रहते हैं, आप लेके आएँगे, फिर आएँगे 10 दिन बाद वो सूख जाएगा, आप जाएँगे, कोई उनकी जवाबदेही नहीं रहती है। तो सही पौधों की पहचान सही नर्सरी पे पहुँच करके, और उसकी लागत मोटा-मोटी, अगर कोई नया उसके पास खेत माल्य है, लेकिन वो नए तरीके से काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सलाह है? सर सबसे पहले तो हमने कैसे शुरुआत की, हम और पिताजी ने यूट्यूब के माध्यम से इस फल के और इस खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की। फिर अच्छी नर्सरी कहाँ से हमें मिल सकती है इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई, लगभग महीना 2 महीना। उसके बाद हमने और पिताजी ने मिलकर उस प्लांट की, उस फार्म यार्ड की का इंस्पेक्शन किया, वहाँ तक गए। जो ये नर्सरी है हमने हैदराबाद तेलंगाना से मंगाई है। वहाँ के डॉक्टर श्रीनिवास राव हैं, डेक्कन एक्सोटिक नाम की उनकी फर्म है, वहाँ से हमने ये लिया है। और उस समय हमको ये कॉस्ट पड़ी थी लगभग 90 रुपीज़ पर प्लांट। और इस समय 2440 पौधे आपके यहाँ लगे हुए हैं, लगभग मान के चलिए 2 से 2.5 लाख के पौधे हैं। और 610 पिलर्स में आप मान के चलिए, यदि खुद बनाते हैं तो 7 से 8 लाख। मैं तो कहूँगा खुद ही बनाइए, यदि आपको फसल, जैसे आपकी फसल पूरी तरीके से इसी पिलर्स पे डिपेंड है। और ये फसल एक बार रोपाई के बाद लगभग 25 साल तक चलती है, 25 साल तक ये फलत देगी। इसकी उम्र 25 साल? जी, 25 साल क्लेम किया जाता है। मैं कहता हूँ यहाँ के किसान ये 25 साल ना भी मानिए, 20 साल तो कम से कम है। तो आपकी फसल 20 साल तक इसी पिलर पे रहने वाली है। तो मैं सुझाव दूंगा कि जो पिलर है उसकी ढलाई आप खुद अपनी देख रेख में कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें 1 एकड़ के हिसाब से 12 से 13 लाख की इन्वेस्टमेंट है। और ये कॉस्ट कटिंग के लिए हमने इस पे टायर लगाए हुए हैं। बहुत से लोग सुझाव देते हैं कि रिंग लगाइए, जो सही भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान कई भी ऐसे हैं जो इतने सबल नहीं होते हैं, जो इतनी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए सक्षम नहीं है। तो उनके लिए भी ये सही एग्जाम्पल है कि आप टायर का इस्तेमाल, जो कि रद्दी होती है, ये बाइक के पुराने टायर हैं जिनको आप यूज में ला सकते हैं, सस्ते मिल जाते जी। 20 से 30 रुपए में आपको एक टायर मिल जाएगा। आपको 610 पिलर में, उतने में रिंग भी, जितने में आप 100 रिंग बनाएंगे उतने में 600 टायर ले आएंगे। अच्छा, कितने दिन में जो आपका पौधा जब ये रोपित होता है, तो कितने दिन में ये बड़ा होता है, फिर कितने दिन में ये फल खाने लगती है? पहली फलत सर लगभग मान के चलिए 18 महीने तो कम से कम लगते ही हैं, और 12 से 18 महीने के बीच में पहली फलत आपको मिल जाएगी रोपाई की। और जैसे अब ये मतलब आपकी ये फलत तैयार हो गई, अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम इसको बेचेंगे कहाँ? या तो हम किसी दलाल के माध्यम से, किसी मीडिएटर के माध्यम से मंडी तक जाएं, या तो दूसरा रास्ता है कि कस्टमर जिसको जरूरत हो हमारे पास तक आए। तो आप क्या मतलब इसमें क्या रास्ता अपनाएं? आप लेकर के मंडी में जाते हैं, या लोग आपके पास आते हैं, या कोई ऐसा माध्यम है कि आप उनसे संपर्क करते हैं? क्या है इसका तरीका? सर कई, जब फलत आने वाली थी तो कई हमसे डीलर जो होते हैं इनके, कई लोगों ने संपर्क किया, लेकिन उनका काम ये था कि आपको मंडी में रेट दिलवाएंगे और उसमें से कमीशन चार्ज करेंगे, जिनको दलाल ही कहा जाएगा। तो दलाली उनकी सिर्फ उन्होंने अपने लोकल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया और आपकी सारी मेहनत की मलाई वो काट के ले गए। ज़्यादातर किसानों का शोषण यही इसी स्तर पे होता है, जब उनको अपनी फलत बेचनी होती है। तो आपको अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप इसकी रोपाई करते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत जागरूकता आपके अपने आसपास के, अपने क्षेत्र के, अपने जनपद के लोगों में फैलानी है। क्योंकि जो फसल आप मंडी में किलो के हिसाब से बेचेंगे, वो आपको आके उसी मार्केट में, उसी जनपद के लोगों को पीस में खरीदना पड़ेगा। तो क्यों ना ये हम ही बीड़ा उठाएं कि हम अपने लोगों का फायदा भी कराएं और हमारा भी शोषण ना हो। तो मैं इसलिए इसको ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि जिनको भी आवश्यकता है वो हमारे नंबर पे संपर्क करके, हमसे संपर्क करके किलो के हिसाब में ड्रैगन फ्रूट खरीद सकते हैं। जो कि आप अगर मार्केट में जाएंगे तो किलो के हिसाब से आपको ड्रैगन फ्रूट मिलना मुश्किल है। नहीं, अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है, तो उसको मार्केट में, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे तत्काल ताज़ा मिलेगा। मार्केट में कुछ दिन के लिए ट्रांसपोर्ट होके आएगा, वो चाहे दूसरे शहर से आया हो या दूसरे किसी राज्य से आया हो, तो उसमें समय लगता है। तो जो बाहर का रेट है और जो यहाँ का रेट है, उसमें क्या डिफरेंस है? सर बाहर का रेट आपको 100 से 120 रुपए पीस में आपको वैरायटी जो इसकी है, ये अंदर से पिंक पल्प वाली वैरायटी है, पर वाइट पल्प वाली वैरायटी आपको 100 से 120 रुपए पर पीस मिलती है, जिसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इससे कम है।
और ये रेड पल्प वैरायटी है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा 300 रुपये केजी में अपने जनपद में। यदि आप मुझे फ़ोन से संपर्क करते हैं, आसपास रहते हैं, यदि संभव होगा तो मैं आपको आपके पास तक अवेलेबल करा दूंगा, या फिर आप मुझे संपर्क करेंगे कि भैया हमको चाहिए, आप आएंगे खेत के सामने, यहीं तुड़वाऊंगा और यहीं से आपको दे दूंगा। जो आपकी फ्रेश होने की गारंटी है वो उसके साथ मैं आपको यहाँ से दूंगा। ये कैसे संपर्क लोग आपसे करें? सर मेरा नंबर है 9506019394। उस पर आप संपर्क करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने इसकी फल की तोड़ाई हो तो आप हमारे फार्म पे आके विजिट करके यहाँ से फल लेके जा सकते हैं। फार्म हमारा सर विलेज कोठवा, पोस्ट महुआ डाबर, जनपद बस्ती है, थाना गौर, विकास खंड गौर। अब ये बताइए कि जब ये काम शुरू हुआ तो जब हम लोग जब युवा होते हैं तो तमाम जो कोई काम शुरू करते हैं परंपरागत नौकरी या पढ़ाई या व्यवसाय के अलावा, तो सामाजिक तमाम सारी एक चुनौती होती है। तमाम सारे चेहरे होते हैं कि बोलते मुंह से कुछ नहीं है, लेकिन वो चेहरे सवाल करते हुए आपसे दिखते हैं। तो वो चुनौती कैसी थी? परिवार का कितना सपोर्ट रहा? और उससे जूझ करके जो आपने एक ये जो है एक यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया, तो वो फेस करना कैसे फेस किया आपने? सर पौधे की रोपाई होने के कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर के अभी तक, जब तक पहली फलत नहीं आ गई है, तब तक हमें मतलब रोज ही हताशा का सामना करना पड़ता था। लोगों के द्वारा जो दिए गए प्रश्नों से हमें जैसे चिढ़न होती थी कि हाँ कहीं ऐसा हो ना जाए। वो लोग कहते थे कि फल कब आएगा भैया, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई फसल नहीं, कोई फलत नहीं आई है, कोई फूल तक नहीं दिखा है, और ऐसा तो नहीं है कि कहीं फलत आए ही ना, या ऐसे ही जमीन पे ये कब्जा करके रखा रहे। तो ये सब चीज़ें होती हैं सर। उसके लिए आपको बस अपने मन को निराश नहीं करना है, और ज़्यादा देर का इंतज़ार भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 18 महीने का इंतज़ार है। जो भी आपको झेलना है, यही 12 से 18 महीने झेलना है, उसमें उबर जाएंगे, अपनी खेती पे प्रभाव नहीं पड़ने देंगे, अपने मन को हताश और निराश नहीं करेंगे, लगे रहेंगे तो आपको फल देगा। और मैं तो कहूँगा मेहनत का रंग लाल होता है। तो अच्छा, एक और इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि जैसे जब कोई हम लोग कोई खेती करते हैं तो उसमें खाद की बात आती है, बीज की बात आती है, पानी की बात आती है। खास करके जो तमाम सारे केमिकल, अब आप अभी नेट पे जाएंगे, एक खास घास को जलाने के लिए 100 तरीके केमिकल हैं। तो आपने उस उन केमिकल का उपयोग करके इसको आगे बढ़े, या अपने तरीके से आपने कोई तैयार किया जिससे इसका रखरखाव हो सके? और आपने अगर तैयार किया तो उसका फॉर्मूला क्या? सर हमने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक करने का इसको प्रयास किया है। मैंने खाद के रूप में कोई भी एक्स्ट्रा मार्केट से लिए हुए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुर्गी की खाद और नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम की खली जो होती है वो कीटनाशक का रूप, एक तरीके से कीटनाशक के रूप में यूज़ हो जाती है, और जो आपके जड़ में, जैसे नीम की खली जड़ में पड़ेगी तो उसके आसपास के कीट गायब हो गए। और अगर मान लीजिए इसमें फंगस लगा हुआ है या कुछ भी है, तो फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा है सबसे अच्छी दवाई, जो आप घर पे ही बना सकते हैं। और कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, तो इन सब के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे उनको भगाया जा सकता है। जिले की बात करें तो अभी तक कहाँ-कहाँ तक आप लोग ये सप्लाई कहाँ तक दे रहे हैं? सिर्फ बस्ती जनपद में दे रहे हैं। यदि आस-पास के लोगों द्वारा हमको संपर्क करते हैं तो हम उन तक पहुँचा सकते हैं। तो अब ये इसमें अगर कोई हॉस्पिटल में है, अच्छा ये बताइए इसका जो तमाम सारे रोगों में इसका इलाज होता है, क्या कुछ इसका प्रयोग उसमें होता है? क्योंकि डॉक्टर भी तमाम सारे हम देखते हैं कि वो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कि आप इस आहार का, इस फल का उपयोग करिए। कितना उपयोगी है ये? सर ये कैंसर जैसे मतलब प्रख्यात रोग, जिनका इलाज एक तरीके से मुश्किल माना जाता है, इसमें भी सहायक होता है। प्लेटलेट बढ़ाने में सहायक होता है। आँखों की कोई दिक्कत है तो उसमें भी सहायता प्रदान करता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। दाँतों की दिक्कतों में कैल्शियम की कमी करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और कैल्शियम की कमी हड्डियों में भी होती है, तो एक तरीके से कहें कि हड्डियों के रोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस तरीके से ये तमाम ऐसे रोग हैं जिनके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं लोगों को कि आप ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल करिए और उसको खाइए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। हमेशा जब कोई खेती होती है तो सहफसली की बात होती है कि एक फसल है, उसके साथ अगर हमारे पास कोई स्पेस है, उसमें जगह है। जनरली लोग सामान्य परंपरागत खेती में करते भी हैं। तमाम लोग हैं 2-2 बार धान काटते हैं, 2 बार गेहूँ की फसल काटते हैं। तो अभी ऐसा कुछ प्लान है कि इसके साथ कुछ और उत्पादन किया जाए? जी, बहुत से ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो पौधे की रोपाई के बाद ही सहफसली के चक्कर में अपनी मेन जो मूल खेती है उस पे प्रभाव उसका पड़ जाता है। जैसे यदि आप सहफसली ग्रोइंग स्टेज में पौधे की करेंगे, तो मान लीजिए आपने कोई फसल लगाई, इसमें रोग ना लग कर के उसमें कोई रोग लग गया, तो वो रोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में आपकी मेन फसल में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपने पूरा खेत तैयार किया, पिलर तैयार किया, सारी रिसर्च की, नर्सरी मंगाई, इन्वेस्टमेंट सारा किया है। तो मैं कहूँगा कि जब तक आपका पौधा मैच्योर नहीं हो जाता है, तब तक आप सहफसली से दूर रहें। यदि आप जागरूक किसान हैं और पूरा समय खेत में दे सकते हैं, तो ही आप सहफसली इसमें लगाइए। अगर
जैसे मेरा भी प्लान था सहफसली इसमें करने का, ताकि हमारी जो इसमें लेबर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। जैसे घास तो है, घास को हमेशा हटाना रहता है, कभी नीम ऑयल का छिड़काव करना है, घास कभी हटाने का काम चल भी रहा है, थोड़ा दिखाएंगे अगर उधर, तो घास दिखाने का काम चल रही है। 10-15 दिन पहले इसमें घास हटाई गई है, लेकिन फिर भी फिर घास आ गई है और इसमें लगाया गया है लोगों को कि घास हटाते ना, ताकि इसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम ना हो खाद की, क्योंकि घास ही है जो इसकी ग्रोथ में बाधा बनती है एक तरीके से। तो अच्छा सर, हाँ। तो ये है कि सहफसली जो आप अगर आप करना चाहते हैं, तो पहली फलत आने के बाद, जब आपकी पहली फलत की कटाई हो जाए, उसके बाद आप सहफसली पे जा सकते हैं। तब तक पौधा थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत रोग झेल पाए। आर्थिक रूप से तमाम सारे युवा ऐसा है, काम तो करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक थोड़ा संपन्नता या आर्थिक बाधा होती है, तो सरकार की तरफ से, जैसा कि अभी आपने भी कहा, हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी, जो प्रधानमंत्री लगातार इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस खेती से जुड़ करके लोग आर्थिक रूप से संबल हों और देश में इसकी उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित कराएं। तो सरकार की तरफ से क्या कोई ऐसी योजना है कि अगर कोई युवा करना चाहता है तो उसको आर्थिक रूप से मदद करेंगे? कोई फाइनेंस की सुविधा है, कोई लोन की सुविधा है, कुछ ऐसी जानकारी है? जी, सब्सिडी की सुविधा है इसमें। जो इसमें सिंचाई का प्रबंधन है, वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसमें सिंचाई होती है। तो ड्रिप इरिगेशन में आपको लगभग 90% का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, जो एक तरीके से किसानों को संबल प्रदान करता है कि हाँ, हम ये खेती करेंगे तो हमें अपनी जेब से लागत इतनी कम लगानी पड़ेगी। बस हमें पौधे और पिलर के खर्चे को देखना है। और ये मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी ये भी है कि इस खेती पे भी सब्सिडी है, परंतु अभी उद्यान विभाग में मैंने संपर्क नहीं किया है। इस वजह से मैं इस पे पूरी तरीके से वक्तव्य नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये है कि ड्रिप इरिगेशन में आपको 90% का सब्सिडी रेट मिलता है सरकार द्वारा। अच्छा, ये अगर कोई, जैसे कोई किसान इसको करना चाहता है, उसके पास खेत नहीं है, वो अगर किसी जिसे गांव में बोलते हैं कि लेकर के लोग बटैया बटैया पे काम करते हैं, तो अगर बटैया पे लेकर के या किसी से किराए पे खेत लेकर के वो काम करता है, तो उसके मुनाफे का क्या कुछ स्थिति, घाटे में तो नहीं जाएगा? घाटे में बिल्कुल नहीं जाएगा सर। जैसे बटैया जो होता है वो कुछ लोग होते हैं जो फसल को बांट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फाइनेंशियल उनसे रेट लेते हैं कि हाँ, आप साल भर का इतना हमें देंगे या महीने का इतना हमें देंगे। तो जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि लोग खेती से इस समय पलायन कर रहे हैं, तो जिनके पास खेत नहीं है वो रेंट पे लेके या लीज पे लेके भी इसकी खेती कर सकते हैं। 1.5 साल आपको बस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जब आप करेंगे इसकी, तो उसमें ये बढ़ा लेना है कि हाँ, खेत का रेंट भी मुझे उसमें देना है। उस हिसाब से प्रबंधन करेंगे तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि नुकसान होगा इसमें। और यदि आप करते हैं इसकी खेती, तो ये जान के चलिए कि आपको सब्र जो है उसको बांधना पड़ेगा लगभग 1.5 साल। तो ये तो मान लीजिए इससे फल तैयार हो गया। फल तैयार होने के बाद अब ये आपका एक परंपरागत तरीके से, आधुनिक तरीके से आपने इसको काम करके अब आप में मुख्य धारा में आ गए हैं। अब आगे तैयारी क्या है? फिर आगे किस तरीके से आप काम को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को कैसे जोड़ेंगे, या लोग आपसे जुड़ करके इसे जानना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? जिनको भी इस खेती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, बस्ती जनपद के कोई भी किसान हमारे हैं, वो हमसे फ़ोन के माध्यम से या फिर फार्म पे विजिट करके हमसे जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि नर्सरी की बात है, तो नर्सरी, भैया इसकी नर्सरी जो है पौधे की रोपाई होने के लगभग 3 साल बाद इससे निकाली जा सकती है। तो 1.5 साल लगभग हो चुके हैं और 1.5 साल बाद मैं इसकी नर्सरी आप लोगों को प्रदान करने की स्थिति में आऊँगा। तो यदि आप लोगों को उससे पहले रोपाई करनी है पौधे की, तो मैं इतनी सहूलियत आपको दे सकता हूँ कि आप सही नर्सरी कहाँ से और चुनाव कर सकते हैं उसका, यदि यहाँ से नहीं तो कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। नए युवाओं के लिए आखिरी सवाल आपसे है, नए जो युवा जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह आप देंगे और क्या संदेश देंगे? युवाओं को मेरा संदेश यही है कि कॉर्पोरेट की जो चमक-धमक है, उसमें जाके 9 टू 5, मैं तो नहीं जानता कि 9 टू 5 के बाद भी उसमें उन पे वर्कलोड नहीं रहता है। वो घर भी जाते हैं तो उनके एचआर या 9 टू 5 का लोड फिर 9 टू 5 रहता है? जी, अगली शिफ्ट में भी उनको रहता ही रहता है कि अगले दिन का क्या वो है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी होता है, तो वो होम रह ही नहीं जाता, वो एक तरीके से घर पे रहा बना ऑफ़िस हो जाता है उनका। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ी मेहनत करके एक ज़मीन लीजिए, ज़मीन पे खेती कीजिए, खेती करके लोगों को भी लाभ पहुँचाइए और खुली हवा में साँस लीजिए। कम से कम आपको वहाँ पे जो प्रदूषण है, उससे दूर रहेंगे। एक मतलब संदेश जाएगा आपकी टेक्निकल खेती द्वारा लोगों में, लोग जागरूक होंगे और आपको ये मौका मिलेगा कि आप कैसे अपने क्षेत्र के लोगों का भला कर सकेंगे और लोगों को इस नई टेक्निकल खेती के बारे में जागरूक कर सकेंगे।
तो ये थे देवांश पांडे जी, जिनसे हमने लगातार जो है तमाम ड्रैगन फ्रूट के बारे में, जिसको हम आम भाषा में कमलम कहते हैं, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी ली। यहाँ लगभग 1 एकड़ में ये खेती चल रही है। लगातार जो है इसमें जो इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग यहाँ पर आकर भी खरीद रहे हैं और तमाम सारे कैंसर जैसी असाध्य रोगों में इसका उपयोग होता है। और गांव के स्तर में रह करके ये बड़ी उपलब्धि है कि तमाम सारे खुद तो काम कर रहे हैं, खुद जो है चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और तमाम सारे युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।